हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूपीएससी प्रिपरेशन वाली चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडियन मैप का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, आप लोग ज़रूर उसको देखिए। उस पार्ट में जो भी इंडिया है उसका सारा स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, साथ ही साथ उसका जो भी आसपास का बाउंड्री लाइन, जो भी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन वो बनाता है, उन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में डिस्कस किए थे। इस पार्ट में हम लोग इसके कुछ भौगोलिक हिस्से को देखेंगे। यहाँ पर जो अभी का जो ये पहला पार्ट है, इसमें जितना भी पर्वतीय हिस्सा है इंडिया का, उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए कि ये जो पामीर की गांठ है, ये नॉर्थ ऑफ पामीर है, पामीर की गांठ। यहाँ से आपको 4 सतत श्रेणी निकलती हुई दिख रही है। ये 4 माउंटेन रेंज है। पहला जो ये आपको दिख रहा है ये हिमालय है, माफ़ कीजिए, ये पहला ट्रांस हिमालय है। दूसरा ये जो है ये है वृहद हिमालय, इसी को हम लोग आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं, यानी कि ग्रेटर हिमालय, इनर हिमालय इसको बोला जाता है। ये सेकंड वाला हो गया। ये तीसरा वाला जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये है मध्य हिमालय, या फिर इसी को हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं, लघु हिमालय भी बोलते हैं, यानी कि लेसर हिमालय, हिमाचल हिमालय। ये जो तीसरा वाला ये दिख रहा है आपको, और यहाँ पर जो चौथा आपको दिख रहा है ये है आपको शिवालिक हिमालय, या इसको बाह्य हिमालय भी बोलते हैं। तो शिवालिक हिमालय या आउटर हिमालय इसको बोले। तो इस तरह से 4 माउंटेन रेंज यहाँ पर आपको भारत के उत्तरी हिस्से में दिख रहा है। तो जो सबसे पहला ये ट्रांस हिमालय है, इसके विषय में फिर वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, इन चारों के विषय में हम लोग अलग अलग देखेंगे। सबसे पहले एक ओवरव्यू आपको मिल जाए, इसलिए यहाँ पर आपको दूर से मैं दिखा रहा हूँ। इसको जब अगर जूम किया जाए, हम लोग नज़दीक जाएंगे ट्रांस हिमालय के, तो यहाँ पर भी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इस तरह से 3 माउंटेन रेंज इसमें ही आपको दिख जाएगा, इस ट्रांस हिमालय वाले हिस्से में। तो उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है एक ओवरव्यू के लिए आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा कि ये ट्रांस हिमालय है, ये वृहद हिमालय है, ये लघु हिमालय है या हिमाचल हिमालय, और सबसे नीचे वाला जो है ये है शिवालिक या बाह्य हिमालय। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि ये जो आपको ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय के ही उत्तरी वाले हिस्से में यहाँ पर तिब्बत का पठार है। अब ये जो हिस्सा है ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बीच में, तो दरअसल यहाँ पर एक गर्त है, एक फॉल्ट है। इस फॉल्ट का निर्माण, दरअसल ये जियोलॉजिकल फॉल्ट है, और जब दो प्लेट एक दूसरे से टकराएगा तो एक प्लेट का क्षेपण हो जाता है, दूसरा प्लेट नीचे चला जाता है, इससे भ्रंशन की प्रक्रिया होती है, और वहाँ पर जो है एक गड्ढा सा बन जाता है, एक गर्त बन जाता है, जिसको आप फॉल्ट बोलते हैं, भ्रंश बोलते हैं। तो ये एक भ्रंश है, जो ट्रांस हिमालय है और जो वृहद हिमालय है, इसके बीच में एक भ्रंश है, एक गड्ढा, आप इसको सामान्य शब्द में अगर समझें तो। और ये गड्ढा मतलब कोई खाई जैसा गड्ढा नहीं है। ये दरअसल जो पार्ट है इसमें घाटियाँ मौजूद हैं, जो भी घाटी है, जैसे कि मान के चलिए कि ये जैसे कि एमसीटी है, ये जो वाला जो है यही कश्मीर की घाटी है। ये वाला हिस्सा कश्मीर की घाटी इसी एमसीटी वाले भ्रंश में अवस्थित है। तो यहाँ पर इसको आप खाई ना समझ के इसको गहरा वाला पार्ट समझिए कि 2 पहाड़ है, 2 पहाड़ के बीच में जो ये एक अवतल संरचना होती है, गहरा वाला हिस्सा जहाँ पर लोग निवास करते हैं, तो उस वाला हिस्सा को ही हम लोग भ्रंश बोले। तो ये जो ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बीच में ये वाला जो हिस्सा है, ये ITSZ इसको बोलते हैं। ITSZ यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, इंडस सांगपो सिउचर जोन। ITSZ जो है इंडस सांगपो सिउचर जोन हुआ, जो कि ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बीच में है। उसके बाद जो वृहद हिमालय है और लघु हिमालय, इसके बीच में भी एक आपको भ्रंश दिख रहा है, एक फॉल्ट है, और इस फॉल्ट को हम लोग MCT बोलते हैं। MCT का फुल फॉर्म है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो ये जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, दरअसल इसी घाटी से जो झेलम नदी है वो गुजरती है, इस वजह से इसको झेलम नदी बेसिन भी बोलते हैं। और साथ ही साथ झेलम नदी बेसिन मतलब झेलम नदी के द्वारा जो है इस बेसिन का निर्माण हुआ, इसलिए इसको झेलम नदी बेसिन बोले। और साथ ही साथ कश्मीर की घाटी जो है इसी MCT अब में ही अवस्थित है। तो ये तो ऊंचा हिस्सा है, ये भी ऊंचा हिस्सा है, और इसके बीच में जो ये गहरा वाला पार्ट है इसी को घाटी बोले। तो ये MCT है, यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट। उसके बाद ये जो लघु हिमालय है और शिवालिक हिमालय, इसके बीच में आपको फिर से एक यहाँ पर फॉल्ट है, एक गहरा वाला हिस्सा है, जिसको हम लोग MBF बोले, मैन बाउंड्री फॉल्ट। ये जो है MBF, इसका फुल फॉर्म यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैन बाउंड्री फॉल्ट। और देहरादून जो है, देहरादून की घाटी इसी MBF में ही अवस्थित है।
और उसके बाद ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं HFF, जो कि शिवालिक हिमालय के गिरिपथ प्रदेश में है। तो शिवालिक हिमालय के दक्षिण में जो है जो फॉल्ट है, दरअसल यहाँ पर आप देखिए ये गहरा पार्ट है, तो इसको HFF हम लोग बोले, यानी कि हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। लेकिन ये जो हिस्सा है यहाँ पर आपको और ज़्यादा स्पष्ट होगा, ये तिब्बत का पठार है। ये आपको ट्रांस हिमालय है, ये सबसे ऊंचा वाला जो हिस्सा है ये बृहत हिमालय है। और उसके बाद ये फिर लघु हिमालय और ये शिवालिक हिमालय, और फिर उसके बाद यहाँ पर एक फॉल्ट है, और फॉल्ट के बाद तो यहाँ पर इस वाले हिस्से में भारत का जो उत्तरी मैदान की जो भी नदियाँ हैं, तो वो उन नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के द्वारा जो है इस HFF का भराव हो चुका है। इस वजह से अब जो HFF है, अब ये भारत का जो उत्तरी मैदान है वो बन गया। HFF को ही अब भारत का उत्तरी मैदान बोलते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि HFF जो एक फॉल्ट है, एक भ्रंश है, एक गहरा हिस्सा था, उसमें नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों की वजह से जो जमाव हो गया, तो उसी जमाव में भारत का उत्तरी मैदान अवस्थित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब ये पूरी तरह से भर गया है। ये वाला जो हिस्सा है, ये पूरी तरह से भर गया है। तो ये भारत का जो है पूरा का पूरा उत्तरी मैदान है। तो इस तरह से हम लोग इस हिस्से में ये कवर किए कि जो ट्रांस हिमालय है उसके उत्तर में तिब्बत का पठार है, ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय के बीच में ITSZ है जो कि जियोलॉजिकल फॉल्ट है, और बृहत हिमालय और लघु हिमालय के बीच में MCT है, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में MBF है, और शिवालिक हिमालय के दक्षिण में HFF है। तो ये सब हम लोग यहाँ पर कवर किए। एक चीज़ और आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेना होगा कि जो ITSZ है, जैसे कि ये जो ITSZ है, यहाँ तक के जो नीचे का जो हिस्सा है वो भारतीय प्लेट का हिस्सा है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा है, और ITSZ के ऊपर वाला जो भी हिस्सा है वो यूरेशियन प्लेट का पार्ट है। यानी कि जो ट्रांस हिमालय वाला हिस्सा आप देख रहे हैं ये यूरेशियन प्लेट के अंतर्गत आएगा, और ITSZ तक का जो हिस्सा है ये सारा आपको इंडियन प्लेट का हिस्सा है। तो यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान में रखें। और इसके अलावा मैं आपको कुछ, जब ज्योग्राफी का फर्स्ट पार्ट शायद था, उसमें मैं आपको कुछ जियोलॉजिकल टाइम स्केल के विषय में चर्चा किया था, भूगर्भिक समय मापक्रम के विषय में चर्चा किया था, जिसमें मैं आपको बताया था कि जो प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सिनोजोइक, नियोजोइक, इस तरह से 5 एरा में हम लोग पूरे समय को बांटे। और जो सबसे पहला था प्री पैलियोजोइक, उसमें आप पढ़े थे आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन। उसी तरह से जो दूसरा वाला था पैलियोजोइक, जिसको हम लोग प्राइमरी इपॉक भी बोलते हैं, तो पैलियोजोइक या प्राइमरी इपॉक के अंतर्गत पहला था आपको कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। इस तरह से 6 आप वहां पर पढ़े थे। और उसके बाद जो मेसोजोइक था, जो दूसरा वाला था, जिसको सेकेंडरी इपॉक, तीसरा वाला दरअसल, जिसको सेकेंडरी इपॉक बोलते हैं, उसमें आप ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस पढ़े थे। और चौथा वाला जो आप था, यानी कि जो प्री पैलियोजोइक भी नहीं, पैलियोजोइक भी नहीं, मेसोजोइक भी नहीं, सिनोजोइक, सिनोजोइक के बाद केवल नियोजोइक था। तो सिनोजोइक के अंतर्गत आप, जिसको हम लोग सिनोजोइक को ही हम लोग टर्शियरी इपॉक बोलते हैं, इसके अंतर्गत पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन और मायोसिन और प्लायोसिन, ये सब हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ पर मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो आप पहला जो था आपको टर्शियरी इपॉक के अंतर्गत, सिनोजोइक में जो टर्शियरी इपॉक है उसका जो सबसे पहला था आपको पैलियोसिन, तो पैलियोसिन के बाद जो दूसरा वाला था इयोसिन, तो इयोसिन के अंत में ITSZ का निर्माण कार्य शुरू हो गया था। इयोसिन के अंत में ITSZ का निर्माण कार्य शुरू भी हुआ और खत्म भी दरअसल हो गया। यानी कि इयोसिन में ही जो है, इयोसिन के अंत में ITSZ बना है। तो पहला आपको था पैलियोसिन, पैलियोसिन में मैं आपको कुछ नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो पैलियोसिन के बाद दूसरा वाला था इयोसिन, तो इयोसिन में, इयोसिन काल के अंत में जो है ITSZ का निर्माण हुआ। इयोसिन के बाद था ओलिगोसिन, तो ओलिगोसिन के अंतर्गत ये बृहत हिमालय बना, और ओलिगोसिन के अंत में MCT बन गया। तो आप ओलिगोसिन देखें। और उसके बाद जो मायोसिन था, तो मायोसिन में जो है इसका निर्माण हुआ लघु हिमालय का, और मायोसिन के अंत में MBF का निर्माण हो गया। और लास्ट में था प्लायोसिन, तो प्लायोसिन जो है उसमें इस फाइनली इस बाह्य हिमालय का निर्माण हुआ, और उसके बाद प्लायोसिन के अंत में HFF का भी निर्माण कार्य हो गया। तो इस तरह से हम लोग ये देखें कि सबसे पहला जो था पैलियोसिन, उसको छोड़ के इयोसिन में ITSZ, इयोसिन के बाद जो तीसरा है ओलिगोसिन, ओलिगोसिन में बृहत हिमालय और MCT, और मायोसिन में मध्य हिमालय और MBF, और प्लायोसिन में
शिवालिक हिमालय और HFF, इस तरह से इसका निर्माण हुआ है। तो इसको आप बस ध्यान में रखिए। और जो प्लीस्टोसीन था वो तो हिमयुग है, बर्फ का युग था। और जो भारत का जो उत्तरी मैदान है और भारत का जो तटीय मैदान है, प्लीस्टोसीन और होलोसीन, ये दो था। तो होलोसीन में जो है भारत का जो उत्तरी मैदान है उसका निर्माण कार्य मुख्य रूप से हुआ। तो इस तरह से जो भी हिस्सा यहाँ पर इस स्लाइड में है उसको हम लोग कवर किए। और अब जो है हम लोग कुछ अगले वाले हिस्से को कवर करेंगे। चलिए अब इस मैप को देखिए। यहाँ पर दरअसल मैं आपको बता दिया हूँ कि जो सबसे ऊपर है वो ट्रांस हिमालय है, उसके बाद वृहद हिमालय है, फिर लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और सबसे लास्ट में जो है सबसे नीचे शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय है। अब यहाँ पर जो ट्रांस हिमालय है उन्हीं सारे रेंज को अगर जूम करके देखा जाए तो यहाँ पर जो ट्रांस हिमालय है उसमें मुख्य रूप से ये 3 रेंज आपको दिखेगा नज़दीक जाने पर। ये 1 2 3, ये 3 जो है ऊपर वाला, ये तीनों ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ये वृहद हिमालय है, और वृहद हिमालय के बीच में फिर नीचे ये जो मध्य हिमालय है वो है, और ये नीचे शिवालिक हिमालय है। यहाँ पर थोड़ा सा फिगर आपको अस्पष्ट दिख रहा होगा, लेकिन दरअसल अस्पष्ट इसलिए है क्योंकि ये वाकई काफ़ी ज़्यादा उलझाऊ है। आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी अगर हाथ से ये बनाया हुआ ना होता और प्रिंटेड होता तो आपको और भी ज़्यादा समस्या होती। इसको मैं स्पष्ट किया हूँ तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर ध्यान से देखना होगा। देखिए ट्रांस हिमालय में सबसे पहले जो ये तीनों ट्रांस हिमालय है, वृहद हिमालय ये है। अब वृहद हिमालय के ऊपर में जितना भी है ये सब ट्रांस हिमालय है। तो ट्रांस हिमालय में सबसे ऊपर जो ये वाला आपको माउंटेन रेंज दिख रहा है ये है काराकोरम रेंज। सबसे ऊपर जो ये वाला दिखा आपको, ये वाला, ये है काराकोरम रेंज। और उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है ये है लद्दाख। ये वाला जो रेंज है ये है लद्दाख रेंज। तो काराकोरम सबसे ऊपर में, ये वाला काराकोरम रेंज, उसके बाद ये लद्दाख रेंज, और ये वाला जो हिस्सा है ये आप है जास्कर रेंज। ये तीसरा वाला जो है ये जास्कर रेंज है। तो भारत का जो ये वाला हिस्सा है इसी से जास्कर रेंज यहाँ पर गुजरती है। तो ये तीनों ही कश्मीर का हिस्सा है। तो यहाँ पर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये तीनों आपको कश्मीर में ही है। तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा कि काराकोरम रेंज जो है ये तीनों ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। तो ट्रांस हिमालय में अगर आपको ये पूछा जाएगा कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन सा रेंज है, तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और इसका सीक्वेंस नॉर्थ टू साउथ यही है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। अब काराकोरम रेंज पर जो है आपको एक यहाँ पर पीक दिख रहा है, ये इसका हाईएस्ट पीक है, और भारत की ये सबसे ऊंची चोटी है माउंट केटू। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में ये मुख्य रूप से पड़ता है। और ऐसे तो भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर आप भारत देश के अंदर देखें तो ये कंचनजंगा है जो कि सिक्किम वाले हिस्से में है। लेकिन अगर पाक अधिकृत कश्मीर वाले हिस्से को भी भारत में शामिल करके देखा जाए तो जो माउंट केटू है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और कंचनजंगा जो है ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी। और संपूर्ण रूप से कंप्लीटली अगर इंडिया के अंतर्गत पूछा जाए तो कंचनजंगा। तो यहाँ पर ये माउंट केटू है जो कि काराकोरम रेंज का ये हिस्सा है, और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है, ये वाला हिस्सा है माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट से ये छोटा है विश्व में। तो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी और भारत की सबसे ऊंची चोटी ये माउंट केटू आपको है। उसके बाद तो ये तो काराकोरम रेंज आपको दिखा। उसके बाद लद्दाख रेंज है। लद्दाख रेंज पर भी यहाँ पर एक हाईएस्ट पीक आपको दिख रहा है, ये है माउंट राकापोसी। लद्दाख रेंज पर ये वाला जो आपको हाईएस्ट पीक दिख रहा है ये है माउंट राकापोसी। और जो माउंट राकापोसी है ये विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी है। यानी कि माउंट राकापोसी ये लद्दाख पर्वत पर है, ये तो आप देखें। और ये जो है लद्दाख पर्वत की तो सबसे ऊंची चोटी है ही है, लेकिन इसके अलावा विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी, इसका जो स्लोप है सबसे ज़्यादा तीव्र है, सबसे ज़्यादा तीव्र स्लोप वाला यही माउंटेन रेंज हाईएस्ट पीक है विश्व की। तो विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी है माउंट राकापोसी। तो यहाँ पर हम लोग ये देखें तो माउंट राकापोसी, तो ये माउंट केटू था, माउंट राकापोसी। आपको ये पूछा जा सकता है कि माउंट राकापोसी किस माउंटेन रेंज का हिस्सा है, तो ये लद्दाख का हिस्सा है कि लद्दाख रेंज का। आपको ये पूछा जा सकता है कि विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी कौन सी है, तो माउंट राकापोसी, और ये लद्दाख रेंज का है जो कि ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। और ये जो है जास्कर रेंज तीसरा वाला हिस्सा है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये दरअसल है मानसरोवर झील। ये जो है झील ये है मानसरोवर, और मानसरोवर झील के बगल में ये जो एक झील आपको छोटा सा दिख रहा है इसके लेफ्ट वाले हिस्से में, पश्चिमी हिस्से में, ये है राकस लेक, राकस झील। तो ये है आपको मानसरोवर झील और ये है राकस झील।
तो ये जो मानसरोवर झील है, इससे सिंधु नदी, ये जो आपको रिवर निकलता हुआ दिख रहा है, ये है सिंधु नदी, इंडस रिवर। तो सिंधु नदी इसी मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील से यहाँ पर एक ब्रह्मपुत्र नदी है, जो कि भारत के इस वाले हिस्से में, अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में प्रवेश करती है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी हो गया। और यहाँ पर जो राकस झील है, इससे एक रिवर निकलती है, ये है सतलज नदी, जो कि भारत में फिर प्रवेश करती है। तो अभी इसको मैं यहाँ पर नहीं दिखाया, रिवर हम लोग जब देखेंगे तो इसको और भी स्पष्ट तरीके से देखेंगे, लेकिन मैं दरअसल जो समझाना चाह रहा हूँ उसके लिए यहाँ पर बनाना पड़ा। ये दरअसल आपको मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील से जो ये सिंधु नदी निकल रही है। तो यहाँ पर आप देखिए कि सिंधु नदी जो है भारत में प्रवेश कर रही है। ये वाला जो हिस्सा है लद्दाख और जास्कर, इसके बीचों बीच होते हुए ये फिर पाकिस्तान में चली जाती है। तो ये ध्यान में आपको रखना होगा कि सिंधु नदी जो है, ये जो लद्दाख रेंज है और जास्कर रेंज है, इन दोनों के बीचों बीच ये प्रवेश करती है। तो इस तरह से ये आप ध्यान में रखिए यहाँ पर। और एक चीज आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा, एक दूसरी नदी है जो कि सिंधु नदी में आकर यहाँ पर जाकर मिल रही है। तो इस रिवर का नाम है श्योक। ये जो श्योक नदी है, आपको पूछा जाएगा कि किन दो माउंटेन रेंज के बीच से श्योक नदी होकर गुजर रही है, तो आपको यही ध्यान में रखना होगा कि श्योक नदी जो है काराकोरम और लद्दाख के बीच से होते हुए बहती है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये काराकोरम रेंज है, ये लद्दाख रेंज है। तो काराकोरम और लद्दाख के बीच से ये श्योक नदी गुजर रही है, और फिर ये जो लद्दाख रेंज है, इसको काटते हुए तब जाके सिंधु नदी में मिल रही है। तो ये जो है, जिस तरह से एग्जैक्ट लोकेशन है, मैं उस हिसाब से आपको दिखाया। हो सकता है बुक्स वगैरह में आपको इस तरह से ना दिखे, तो इसको आप इस पर शक न करें। ये बिल्कुल एग्जैक्टली मैं वही चीज़ बता रहा हूँ जो वाकई है। तो यहाँ पर आपको यही ध्यान में रखना होगा कि जो सिंधु नदी है, ये लद्दाख और जास्कर रेंज से होते हुए भारत में प्रवेश करती है, भारत के कश्मीर राज्य में, और आगे जाकर श्योक नदी जो कि काराकोरम और लद्दाख रेंज से होते हुए आगे बढ़ती है, और बाद में लद्दाख रेंज को काटते हुए फिर सिंधु नदी में आकर मिल जाती है, और फाइनली जो ये सिंधु नदी है, ये फिर पाकिस्तान चली जाती है। यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस किए होंगे कि जो सिंधु नदी है, जो कि मानसरोवर झील से यहाँ पर निकल रही है, तो यहाँ पर एक यहाँ पर दर्रा है, एक गैप है, इसका नाम है जाराला, और यहाँ पर एक गैप है, इसका नाम है चारडिंगला। तो जाराला और चारडिंगला, इन दोनों के होते हुए ही जो है, इन्हीं दोनों के बीच से जो है, यानी कि जाराला और चारडिंगला, यहाँ पर जाराला है और नीचे चारडिंगला है, जाराला चारडिंगला से ही प्रवेश करती है सिंधु नदी। इस एक फैक्ट को याद रखिए, बाकी हम लोग गैप वाले या दर्रे वाले हिस्से में इसको कवर करेंगे। तो यहाँ पर आप ये देखें, और तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आप फाइनली ये देखें कि ये ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख और जास्कर 3 रेंज है। काराकोरम रेंज की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू है, जो कि भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन ये पाक अधिकृत कश्मीर में है, इसलिए भारत की अगर ऐसे सबसे ऊंची चोटी देखा जाए तो कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में है। लेकिन संपूर्ण भारत की बात करें तो माउंट केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लद्दाख रेंज जो है, इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट राकापोसी है, और ये जो है विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी भी है। और काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, इसके बीच से सिंधु नदी होकर गुजर रही है, और काराकोरम और लद्दाख के बीच से सिंधु की सहायक नदी है श्योक। ये श्योक नदी जो है फाइनली काराकोरम लद्दाख के बीच से गुजरती है, और लद्दाख को काटते हुए फिर सिंधु नदी में मिल जाती है। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा कवर हुआ। यहाँ पर दूसरे नंबर पर ये जो आपको दिख रहा है, ये है वृहत हिमालय। तो वृहत हिमालय एक सतत श्रेणी है। इसमें जो है बिल्कुल कहीं ये मर्ज नहीं कर रहा है किसी दूसरे श्रेणी से, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल वाले हिस्से में, और ये जो आप सिक्किम वाला हिस्सा है, इसके थोड़ा सा लेफ्ट में है। तो ये आपको माउंट एवरेस्ट हो गया, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, 8,848 मीटर। अब यहाँ पर जो ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है वृहत हिमालय, इसके ठीक नीचे में जो ये है आपको, ये है लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय, इसी को हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत 4 श्रेणी आपको यहाँ पर दिखेगा, छोटा छोटा, जो पीरपंजाल है, धौलाधार, नागटिब्बा, महाभारत। पीरपंजाल, धौलाधार, नागटिब्बा, महाभारत। तो ये दरअसल कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और ये वाला जो हिस्सा है नेपाल, तो इन 4 हिस्से से ये होकर गुजरती है। तो मध्य हिमालय का या लघु हिमालय का जो हिस्सा कश्मीर में है, उसको हम लोग पीरपंजाल बोलते हैं। यानी कि जो हिस्सा मध्य हिमालय का जो हिस्सा कश्मीर में है, उसको हम लोग पीरपंजाल बोले।
और मध्य हिमालय का ही जो हिस्सा हिमाचल प्रदेश में है उसको धौलाधार बोले। यानी कि ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल ये कटा कटा सा है, अलग अलग है, बस उसका नाम जो है अलग हो गया है उस स्टेट में जाने के साथ ही। तो पिरपंजाल, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में उसको धौलाधार बोले, और जब उत्तराखंड में ये आया तो इसको नागटिब्बा बोले, और फिर जो नेपाल में यही श्रेणी है जो प्रवेश किया है इसको महाभारत बोले। तो पिरपंजाल, धौलाधार, नागटिब्बा और महाभारत, इन तीन रेंज को जो है यहाँ पर चार माउंटेन रेंज को आप याद रखिए। और इसके नीचे जो है ये शिवालिक हिमालय है, और शिवालिक हिमालय फाइनली ये पूरी सतत श्रेणी नहीं है, दरअसल ये आगे जाकर जो है इस मध्य हिमालय से मिल जाती है, तो दोनों में कोई भेद जो है वो खत्म हो जाता है, दोनों का भेद आगे जाके। तो फाइनली हम लोग यही देखें कि जो ट्रांस हिमालय है उसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर बृहत हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय के अंतर्गत पिरपंजाल, धौलाधार, नागटिब्बा और महाभारत, और लास्ट में ये शिवालिक हिमालय। तो इस तरह से जो हिस्सा कश्मीर वाले हिस्से में है, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वाला हिस्सा, यानी कि ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय वाला जो हिस्सा है उसको हम लोग यहाँ पर कवर किए। अब हम लोगों को कुछ अगले हिस्से को कवर करना है। चलिए अब हम लोग जो है जो नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है उसको कवर करते हैं। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट वाला ये पार्ट आपको दिख रहा है ग्रीन कलर से, जो भी बाउंड्री लाइन है ये उस स्टेट का डिवीजन है। ये वाला जो हिस्सा ये अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और ये असम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। तो इस तरह से नॉर्थ ईस्ट वाला ये हिस्सा है। उम्मीद करता हूँ ये आपको याद होगा, अगर नहीं पता है तो फर्स्ट वाला पार्ट आप जरूर देखिए। तो ये वाला जो हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश, इसमें आप देखिए हिमालय की ही जो यहाँ पर इस हिस्से में छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, छोटा छोटा हिल्स है। तो यहाँ पर सबसे पहले है, सबसे साउथ में आप कह सकते हैं डफला, या फिर सबसे ईस्टर्न पार्ट में आप कह सकते हैं डफला। और उसके बाद ये है मिरी, डफला हिल्स या डफला पहाड़ियाँ, मिरी हिल्स, अभोर, इसको अभोर बोले, और ये मिसमी, डफला, मिरी, अभोर, मिसमी। ये एक सीक्वेंस में है, ईस्ट टू वेस्ट अगर आपको सीक्वेंस पूछे तो आप इसी सीक्वेंस में बोलें। यहाँ पर ये चारों जो रेंज है ये अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, डफला, मिरी, अभोर, मिसमी। तो इस तरह से ये चार जो हिल्स है ये आपको अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में हो गया। यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है ये पटकई बुम है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो अरुणाचल प्रदेश है और इस हिस्से में मणिपुर है। तो पटकई बुम जो है ये अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, माफ़ कीजिए, ये जो म्यांमार है, मणिपुर नहीं, ये जो म्यांमार देश है इसके बीच सीमा का निर्धारण करता है। तो इसके विषय में बस आप याद रख लीजिए कि ये जो पटकई बुम है ये दोनों के बीच सीमा बनाता है, जो अरुणाचल प्रदेश है और जो म्यांमार है इसके बीच ये सीमा बना रहा है। तो ये हो गया आपको पटकई बुम, और इसका कुछ हिस्सा जो है इस नागालैंड में भी है। आमतौर पर मुख्य रूप से ये अरुणाचल प्रदेश का पूरा ये हिस्सा है, अरुणाचल प्रदेश में ही अवस्थित है, लेकिन एक छोटा सा जो पार्ट है वो नागालैंड में भी है। तो इसको आप ध्यान में रख लीजिए कि ये नागालैंड वाला हिस्सा है। उसके बाद यहाँ पर जो इस पटकई भूम के साउथ में ये वाला जो हिस्सा है जो कि नागालैंड में है, ये नागा हिल्स है। यहाँ पर आपको दिख सकता है ये नागा हिल्स है, और इस नागा हिल्स की जो सबसे ऊंची चोटी है ये है माउंट सारामती। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये नागालैंड है, नागालैंड का जो नागा हिल्स है इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट सारामती। उसके बाद इसके साउथ में ये वाला जो हिस्सा है ये है मणिपुर। मणिपुर में आपको ये वाला जो हिल है ये है मणिपुर पहाड़ियाँ या मणिपुर हिल्स, ये वाला हिस्सा मणिपुर हिल्स है। और यहाँ एक छोटा सा इसके साउथ में हिस्सा आपको दिख रहा है ये है लोमाटोल पहाड़ियाँ, लोमाटोल पहाड़ियाँ, ये हो गया। उसके बाद ये मणिपुर के नीचे ये मिजोरम वाला हिस्सा है। तो मिजोरम वाले हिस्से में यहाँ पर ये जो है ये है मिजो हिल्स या लुसाई हिल्स, इसी को मिजो हिल्स भी बोलते हैं, और इसी का दूसरा नाम है लुसाई हिल्स। तो मिजो हिल्स या लुसाई हिल्स, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर आपको दिख रही है ये है ब्लू माउंटेन, इसका नाम है, ये सबसे ऊंची चोटी है। मिजो हिल्स या लुसाई हिल की जो सबसे ऊंची चोटी है ये सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लू माउंटेन है, इसको ध्यान में रखिए। और उसके बाद यहाँ पर ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा की सबसे ऊंची चोटी, ये जो हिल है ये है त्रिपुरा पहाड़ियाँ या त्रिपुरा हिल्स। उसके बाद ये वाला मेघालय वाले हिस्से में आ जाइए। मेघालय में ये जो पहला आपको दिख रहा है ये है गारो, गारो, खासी, जैंतिया। यहाँ पर 3 माउंटेन रेंज एक साथ आपको दिख रहा है, गारो, खासी, जैंतिया। और उसके बाद
गारो खासी जैंतिया के बाद यहाँ पर जो ये असम वाला हिस्सा है, असम वाले हिस्से में आपको यहाँ पर मिकिर और रेंगमा दो माउंटेन रेंज आपको दिख रहा होगा। दो हिल्स है, दरअसल पहाड़ियाँ, माउंटेन रेंज नहीं बल्कि पहाड़ियाँ हैं, छोटा छोटा पहाड़ी। तो ये मिकिर है और ये रेंगमा है। तो इस तरह से यहाँ पर ये दोनों हम लोग देखें। और उसके बाद ये एक आपको दिख रहा होगा पहाड़ी, ये है बारेल हिल्स, बारेल हिल्स। तो ये जो बारेल हिल्स है, दरअसल इसके विषय में ये ध्यान में रखिए कि ये जो है 3 राज्यों से इसका संबंध है। असम में तो है, ये है ही है, नागालैंड और मणिपुर, असम, नागालैंड, मणिपुर, इन 3 राज्यों से इसका जो है 3 राज्यों में विस्तार है बारेल हिल्स का। असम, नागालैंड और मणिपुर, बारेल हिल्स का इन तीनों में विस्तार है। यहाँ पर आप गारो खासी जैंतिया, इन तीनों को यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर ये ध्यान में रख लीजिए कि ये जो खासी है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खासी इसलिए भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एक तो खासी जनजाति रहती है, और इसके अलावा जो भी शिलोंग है, जो मेघालय की राजधानी शिलोंग है, वो इसी पहाड़ी पर अवस्थित है। तो शिलोंग, चेरापूंजी, मौसिनराम, ये सब आप नाम सुने होंगे, विलियम का नाम सुने होंगे, नागस्टोन और नागपोह शहर, तो इन सब की अवस्थिति इसी खासी पहाड़ी पर ही है। तो मुख्य रूप से 3 आप याद रखिए, शिलोंग और चेरापूंजी और मौसिनराम, ये 3 जो है ये खासी पहाड़ी पर ही अवस्थित है। और उसके बाद ये जैंतिया तो है ही। तो जैंतिया जो है यहाँ पर इस जैंतिया की सबसे ऊंची चोटी है मारंगसिन। मारंगसिन जो है ये जैंतिया की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसको याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, सामान्य अवस्थिति में इसको आप छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर गारो खासी जैंतिया ये आप यहाँ पर देखें। और तो इस तरह से जितना भी यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में था उसको मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम वाला हिस्सा हम लोग देखें। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर आप डफला, मिरी, अभोर, मिसमी, एक सीक्वेंस में ईस्ट टू वेस्ट आप देखें, डफला, मिरी, अभोर, मिसमी। पटकाईबुम जो कि इस अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बना रही है और बिल्कुल वर्टिकल है यहाँ पर, पटकाईबुम ये हो गया। उसके बाद नागा हिल्स है, इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट सारामती है। ये मणिपुर पहाड़ियाँ, मणिपुर हिल्स। ये लोमाटोल पहाड़ियाँ, लोमाटोल हिल्स। ये आपको मिजो पहाड़ी, मिजो हिल्स या लुसाई हिल्स, इसकी सबसे ऊंची चोटी है ब्लू माउंटेन। यहाँ पर त्रिपुरा हिल्स है, गारो, खासी, जैंतिया, यहाँ पर 3 माउंटेन रेंज ईस्ट टू वेस्ट एक सीक्वेंस में है। खासी जब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि शिलोंग, चेरापूंजी, मौसिनराम वगैरह यहीं पर अवस्थित है। और इसके अलावा जो बारेल है इसका विस्तार असम, नागालैंड और मणिपुर, इन 3 राज्यों में है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो कम्प्लीटली असम है इसमें मिकिर और रेंगमा 2 हिल्स आप देखें। तो इस तरह से यहाँ पर जो भी हिमालय का जो भी हिल वाला हिस्सा है उसको हम लोग कवर किए। और जो आने वाला कुछ वीडियोज़ होगा तो उसमें हम लोग जो भी इसका हाईएस्ट पीक है उसको अलग से देखेंगे, जो गैप है, जो दर्रा है, उसको अलग से देखेंगे। तो ये आप यहाँ पर देखिए और अगले स्लाइड में हम लोग एक चीज़ और डिस्कस करेंगे और उसके बाद इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे। चलिए अब इस हिस्से में आइए। यहाँ पर ये जो आपको रिवर एक दिख रही है ये है सिंधु नदी, ये है सिंधु नदी। और यहाँ पर ये जो एक दूसरी नदी है ये है सतलज नदी। तो सिंधु, सतलज और झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, ये सब इसके बीच में है। तो सिंधु ये है, सतलज ये रिवर है। उसके बाद ये जो रिवर आपको है ये है काली नदी। आगे जब हम लोग रिवर देखेंगे तो उसमें इसको डिटेल में देखेंगे कि ये क्या है, कैसे है। फिलहाल ये नदी एक है काली नदी जो कि बिल्कुल भारत और नेपाल के बीच की सीमा बना रही है। यहाँ पर एकदम सीमा से गुजर रही है। तो भारत और नेपाल के बीच की सीमा ये बना रही है। और अगर आप और भी डिवाइड करें तो ये उत्तराखंड और नेपाल के बीच सीमा बना रही है। तो ये काली नदी है। यहाँ पर एक नदी है, ये तीस्ता नदी है। यहाँ पर आपको ये जो रिवर दिख रहा है ये तीस्ता है। और उसके बाद ये जो आपको एक रिवर है ये ब्रह्मपुत्र है। तो इस तरह से यहाँ पर आप 5 रिवर देखें, सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो सिंधु नदी है और सतलज नदी है इसके बीच का जो हिमालय का जो हिस्सा है, हिमालय के हिस्से को हम लोग बोलते हैं पंजाब कश्मीर हिमालय। यानी कि आपको पूछा जाए अगर कि पंजाब कश्मीर हिमालय किसको बोलते हैं तो आपको सीधा सीधा यही बोलना है कि सिंधु नदी और सतलज नदी, इन दोनों नदी के बीच हिमालय का जो भी हिस्सा है उसको पंजाब कश्मीर हिमालय बोला जाता है। उसके बाद जो सतलज नदी है और काली नदी है इसके बीच हिमालय का जो भी हिस्सा है इसको कुमायूं हिमालय बोलते हैं। तो सतलज नदी और काली नदी इसके बीच जो भी हिमालय का हिस्सा है उसको कुमायूं हिमालय बोले।
और काली नदी और तीस्ता नदी, इसके बीच जो हिमालय का हिस्सा है इसको नेपाल हिमालय बोलते हैं। काली नदी और तीस्ता नदी, इसके बीच हिमालय का जो भी हिस्सा है उसको नेपाल हिमालय बोली, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से नेपाली हिमालयी जो हिस्सा है वो आता है, इस वजह से इसको नेपाल हिमालय बोले। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, इस दोनों नदी के बीच में जो हिस्सा है उसको असम हिमालय बोले। तो इस तरह से पंजाब कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, 5 नदियों से घिरा हुआ ये 4 हिमालयी प्रदेश। तो यहाँ पर ये देखिए कि ये जो नेपाल हिमालय है इसकी जो लंबाई है सबसे ज़्यादा है। जो नेपाल हिमालय है इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है। और औसत ऊंचाई की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा औसत ऊंचाई इसी हिस्से की है, यानी कि हिमालय का जो भी डिवीजन किया गया 4 पार्ट में, पंजाब कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, तो अगर आप ओवरऑल ऊंचाई की बात करेंगे तो इस नेपाल हिमालय की औसत ऊंचाई सबसे ज़्यादा है और लंबाई भी इसकी सबसे ज़्यादा है। लेकिन अगर औसत चौड़ाई की बात की जाए तो पंजाब कश्मीर हिमालय जो है इसकी औसत चौड़ाई सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर दरअसल हिमालय का एक मैं सीक्वेंस बनाया हूँ, क्योंकि इस हिसाब से कई बार क्वेश्चन मेरे को देखने में मिला मैप से जुड़ा हुआ, तो मैं इसका एक अलग से आपको बता दे रहा हूँ सीक्वेंस। लंबाई के मामले में जो नेपाल हिमालय है इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लंबाई सबसे ज़्यादा नेपाल हिमालय की है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो लंबाई के मामले में है वो है असम हिमालय। तो यहाँ पर लंबाई के मामले में नेपाल हिमालय सबसे बड़ा, और दूसरे नंबर पर असम हिमालय, तीसरे नंबर पर पंजाब कश्मीर हिमालय और सबसे छोटा है कुमायूं हिमालय लंबाई के मामले में। तो इसको आप ध्यान में रखिए, लंबाई के मामले में 1 2 3 4 ये सीक्वेंस है, 1 2 3 4, यानी कि नेपाल हिमालय, असम हिमालय, पंजाब कश्मीर हिमालय और कुमायूं हिमालय, इस तरह से लंबाई के मामले में ये चारों सीक्वेंस है। और सिंधु नदी, सतलज नदी, काली नदी, तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, इस तरह से ये वाला हिस्सा है। तो चलिए ठीक है, ये पूरा का पूरा हिस्सा हम लोगों का कवर हुआ, ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट आने वाले समय में अब इसका थर्ड पार्ट आएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगा, ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो भी आपको कोई समस्या है उसको कमेंट के माध्यम से पूछेंगे भी। चलिए धन्यवाद आप सबको, गुड बाय।